नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल। सीजीवाल के खास पेशकश एक मुलाकात में हमारे साथ देश के बुद्धिजीवी, वाइस चांसलर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एडीएन वाजपेयी। यह नाम बहुत चर्चित नाम न केवल देश में है बल्कि विदेश में भी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहने का अर्थ है कि एडीएन वाजपेयी ने हर क्षेत्र में कलम चलाया है। शिक्षाविद होने के साथ साथ आपने कविताएं लिखी हैं, रिसर्च किया है, देश दुनिया के कई कमेटियों में आपने सदस्यता लिया, आपकी सदस्यता है। तमाम पृष्ठभूमि पर हम बातचीत करेंगे। जानकारी देते चलें, एडीएन वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर में वाइस चांसलर हैं। इसके पहले भी चित्रकूट ग्रामोद्योग के वाइस चांसलर, एपीएस रीवा के वाइस चांसलर, हिमाचल प्रदेश के भी यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे हैं। तमाम बातों को यहीं विराम देते हुए आइए एडीएन वाजपेयी जिसे ही समझें बूझें कि आखिर इस फील्ड में आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है और छात्रों को क्या कुछ दिया है। वाजपेयी जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बसड़ जी, आपने एक लंबा परिचय मेरा दिया है जिसका पात्र मैं नहीं हूँ। मैं तो एक उद्यमी व्यक्ति हूँ, परिश्रमी व्यक्ति हूँ, सक्रिय व्यक्ति हूँ और सक्रियता के कुछ परिणाम जो मिलते हैं, जो सूचक हैं, वो आपने गिनाए हैं। नहीं, परिचय नहीं है, ये तो परिणाम है। वाजपेयी जी, मैं गिनाने की बात करूं तो मुझे 365 दिन कम लगेंगे। आपकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि एक स्टूडेंट होने के कारण मैंने ऐसी उपलब्धि कम ही देखी है। मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि आपका शिक्षा दीक्षा जन्म कहाँ से है? मैं मूलतः तो उत्तर प्रदेश में एक नैमिषारण्य तीर्थ है, आपने नाम सुना होगा। एकदा नैमिषारण्य सत्यनारायण कथा में जो आता है, जी जी। उसी के क्षेत्र में हमारे गांव है, ज़िला हरदोई पड़ता है। वहाँ में जन्म हुआ है। पिताजी उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवा में थे, तो प्रारंभिक हमारी जो शिक्षा है, स्कूलिंग, वहीं से हुई। ग्रेजुएशन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया था, उसे एफिलेटेड कॉलेज बहराइच से किया था। तीनों साहित्य लेके मैंने बीए पास किया था। तीनों साहित्य यानी अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत। उस समय एकमात्र विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय था जो कि हमको 3 साहित्य दे रहा था, और विश्वविद्यालय में प्रतिबंध था कि 2 साहित्य ले सकते हैं, एक कोई समाज विज्ञान का विषय लें। मेरी इच्छा थी, मैंने तीनों साहित्य लेकर के पढ़ना है। साहित्य में बहुत गंभीर अभिरुचि थी। तो 74 में बीए पास किया और फिर जबलपुर चला आया, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही? ऐसे नहीं, वहाँ पर हमारे भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, जो कि रिसर्च कर रहे थे केमिस्ट्री में। तो उनका बड़ा सम्मान था। पॉलीमर केमिस्ट्री में बाद में लेक्चर रीडर प्रोफेसर बने, वो हमको ले आए। तो यहाँ पर जब बात आई तो बोले, साहब एमए किस में किया जाए? तो मेरी रुचि तो संस्कृत या इंग्लिश में थी। उस समय वहाँ के जो वाइस चांसलर थे जबलपुर यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर पीडी अग्निहोत्री, प्रभु दयालु अग्निहोत्री जी। आपने कश्मीर फाइल्स देखी है, नंदन अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। विवेक अग्निहोत्री घर का नाम नंदन है, उनके पिताजी थे हमारे वाइस चांसलर पीडी अग्निहोत्री जी। क्या बात। तो उनसे बातचीत हुई, दरअसल वो आए थे मिलने के लिए भाई साहब से, घर पर चर्चा हुई। तो बोले, ये साहित्य आहित्य नहीं, तुम इकोनॉमिक्स में एमए करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन परिश्रम किया, मेहनत की, और आप सबकी शुभकामनाओं से प्रीवियस में टॉप भी किया हमने यूनिवर्सिटी में। और फाइनल ईयर में हमारी पोजीशन थोड़ी सी नीचे रहेगी, 3rd पोजीशन आई, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न 3rd पोजीशन लेकर के आए। तो ये यात्रा वहाँ पे रही। फिर मध्य प्रदेश में आकर एमए किया, फर्स्ट डिवीज़न थी। कुछ जगह हमको अपॉइंटमेंट्स भी मिलने वाला था, तो हमने लिया नहीं, रिसर्च हमने ज्वाइन की। उसमें यूजीसी की 4 फेलोशिप्स आती थी पूरी यूनिवर्सिटी में जी। 2 आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस के लिए, 2 साइंसेस के लिए। तो उन 2 फेलोशिप में एक मुझे मिली। तो वहाँ हमने रिसर्च की, रिसर्च में भी अच्छा काम किया। हमारे प्रोफेसर थे डीएस नाग साहब, वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे, मध्य प्रदेश के वो डिप्टी चेयरमैन थे स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। उनके निर्देशन में हमने काम किया और 79 में एडहॉक में 2 महीने के लिए इसी बिलासपुर शहर में आया था। क्या बात है, ये यानी आपका नाता बड़ा पुराना है। जी, एसबीआर कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी के जो कज़िन ब्रदर थे गिरधर वाजपेयी जी,
वो प्रिंसिपल थे यहाँ पर। इसका नाम पीजी का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कहते थे। ये दोनों ही कॉलेजेस एक थे SBR उसमें। कॉलेज, पीजी कॉलेज, दोनों फुटहा कॉलेज भी था ना। छोटा कॉलेज तो निक नेम था इसका। ये दोनों ही एक ही थे, जो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है और पीजी कॉलेज दोनों एक ही थे उसमें। तो यहाँ 2 महीने के लिए आया था 79 में, फिर वापस गया जबलपुर। तो कुछ नौकरी के लिए की समस्याएं हुई हमारी, तो 1980 में फिर यहाँ पे आया। तो मैं स्नातक महाविद्यालय, जो कि बाद में विप्र महाविद्यालय बना, DP विप्र महाविद्यालय, 2 साल वहाँ नौकरी की। रामनारायण शुक्ला जी हमारे प्राचार्य थे, बहुत बड़े आदमी थे। फिर DP शुक्ला जी CMD कॉलेज में थे, उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ हो, यहाँ पे आ जाओ। तो 11 महीने यहाँ मैंने नौकरी की। फिर हरदी बाज़ार में बोधराम कंवर जी से परिचय हुआ, उनको मैं बहुत सम्मान देता हूँ। वो हमको हरदी बाज़ार ले गए नई संस्था विकसित करने के लिए। तो ग्राम्य भारतीय विद्यापीठ नामक संस्था वहाँ पर बनाई, जो कि बाद में शासन ने उसको अधिग्रहित कर लिया। 84 में, जून 84 में फिर वापस अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच गया, जबलपुर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे लेक्चरर बना, रीडर 88 में बन गया, 93 में हेड बन गया, 98 में फुल फ्लेज प्रोफेसर बन गया यूनिवर्सिटी में। और 2003 लगभग 47 साल से कम उम्र में ही मैं APS यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया था, जैसा आपने बताया, रीवा यूनिवर्सिटी का। और उससे पहले मेरा छत्तीसगढ़ की माटी से मोड़ जो है बहुत घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध हुआ है। टेल यू वैसे है कि 2000 में, मार्च 2000 में मेरी उम्र 44 साल से कम थी, 43 साल, 43.5 साल का। मुझे सूचना मिली रविशंकर यूनिवर्सिटी में मेरा नाम VC-शिप के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। 2000 सन 2000 में वहाँ की VC के लिए नाम चला। तीन लोगों में मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था मार्च 2000 में। और सितंबर 56 का मेरा जन्मदिन है। मतलब कि 44 साल से कम, 43.5 साल की उम्र में, मुझे लगता है सब तक लोगों को होश भी नहीं आता है, प्रोफेसर बनने का होश नहीं आ पाता है। तो पहली बार मेरा जो रविशंकर यूनिवर्सिटी के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था, हाई पैनल सर कमेटी मैं थी। थोड़ा यहाँ से रोकूंगा जी। एक रिसर्च की बात, जो आप, एक तो इकोनॉमिक्स पसंद था, संस्कृत पसंद था, अंग्रेजी साहित्य पसंद, हिंदी साहित्य, इकोनॉमिक्स में आ गए बड़े भाई या नंदन के पिताजी के कहने पर। आपने फिर रिसर्च भी विचित्र एक ऐसा किया है कि इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ये कुछ को रिलेशन करके आप समझाएंगे, या ये नया प्रयोग आपने अपने मन से शुरू कर दिया था? नहीं, उसमें बात क्या थी कि लैंड रिफॉर्म्स की बात काफ़ी चल रही थी पूरे भारतवर्ष में। और 1976 में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना था, और आप सबको पता होगा श्रीमती गांधी ने बहुत बड़े प्रयोग किए थे लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के, जिसमें एक सीलिंग लगाई थी उन्होंने। 1986 नहीं, 76 के आसपास की बात है। तो वो उसमें उनका ये कहना था कि 3 काम मिसेस गांधी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स उन्होंने किया था, बैंक्स को नेशनलाइज किया था। दूसरा का प्रीवी पर्स बंद किए थे राजा महाराजाओं को, जो कि जब 356 जो रियासतें अधिग्रहित की गई थी, उसके बदले में उनको प्रीवी पर्स दिया गया था। मतलब कि उनको प्राइवेट खर्चे के लिए हर साल जो है सरकारी खजाने से कुछ पैसे दिए जाते थे, वो मिसेस गांधी ने बंद किए, उनको बंद किया था। और तीसरा ये था कि एग्रीकल्चर में जिनके पास में एक सीमा से अधिक ज़मीन है, वो सरकार लेकर के जिनके पास नहीं है उनको बांटेगी। तो इसके 2-3 उद्देश्य थे। एक तो भूमि का जो है न्यायोचित आवंटन होना चाहिए। दूसरा है कि जिन पर बहुत अधिक ज़मीन है वो उसकी सही ढंग देखभाल नहीं कर पाते हैं, उससे अधिक उत्पादकता नहीं बढ़ पाती है। तो उससे जिनके पास ज़मीन जाएगी वो अधिक उत्पादकता उनके दी होगी, उत्पादन अधिक होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो न्यायोचित वितरण और समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बहुत बड़ा काम मिसेस गांधी की तरफ से ही हुआ था। तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि आप इसे सोशल जाने, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बेस है। यदि मान लीजिए कि हम लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उससे इकॉनमी कितनी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होता है, लोगों की इनकम कितनी बढ़ती है, उससे बचतें किस प्रकार से बढ़ती हैं, और इसके आधार पर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे किस प्रकार से विकसित होते हैं। तो हमने जबलपुर डिवीज़न जो हमारा था वो हमने क्षेत्र बनाया था। अपने ढंग का अनूठा PhD है जी, बहुत बहुत मुश्किल काम था उस समय। उस समय क्या था, एक तो यातायात के साधन भी नहीं थे, और हमारे पास में वो अच्छी मेथडोलॉजी इस प्रकार की नहीं थी कि हम कोई साइंटिफिक मेथडोलॉजी ऐसी होती।
डेटा कलेक्शन के लिए कोई ऐसे कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, सब बैठ के लाइब्रेरी में बैठना पड़ता था, डेटा की किताबें लेकर के उनको नोट करना पड़ता था। एनालिसिस करने के तरीके भी जो कुछ हमारे पास में कुछ थे, कंप्यूटर वगैरह थे ही नहीं, तो सिंपल सा कैलकुलेटर रहता था जिसमें आप जोड़ घटाना कर सकते थे। बाकी जो बड़े बड़े रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस वो बाई हैंड बाई मैनुअली करते थे, बड़े बड़े टेबल्स बना करके। तो जबलपुर डिवीज़न में जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, ये सारे जो जितने ज़िले आते हैं, कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ हमने छोड़ा हो, कोई ऐसी तहसील हो जो हमने छोड़ी हो, तब तो कोई ब्लॉक ऐसा छोड़ा हो। हम ऐसे सुदूर गांव में गए हैं, जैसे बालाघाट में लांजी का ना बैहर, जी वहाँ पर मलाज खंड का एरिया है जहाँ पर कि बसेस नहीं चलती हैं, जहाँ गाड़ी नहीं चलती है। तो मलाज खंड में जो खनिज संपदा है उसको ले जाने वाले वो जो ट्रक वगैरह चलते थे, उसमें बैठ के हम जाया करते थे। पहुँचते थे वहाँ पर, पटवारी से मिलते थे, क्योंकि सीलिंग पर काम था। तो बड़े जो ज़िम्मेदार थे वो लोग कहते अरे कोई ऐसा बड़ा अधिकारी तो नहीं आ गया कि हमारी कोई सूचना चली जाए, तो वो हमको सूचना भी नहीं देते थे। तो पटवारी के माध्यम से मिल मिला कर बताना भी एग्रीकल्चर हमारा एकेडमिक काम है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा हमने क्षेत्र देखा है यहाँ पर। छिंदवाड़ा जब अंदर घुसे जाकर के छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा की सौंसर तहसील में गए। एक छिंदी जगह है जो कि पचमढ़ी से भी ऊपर जगह है, एक बिजूरी जगह वहाँ देखे, तामिया जगह है, तामिया में रुके। कई बार तो पतालकोट का एरिया देखने के लिए गए। पतालकोट में तो गए, बोले खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसमें भी जा कर के तो पटवारी से मिले, उन्होंने काम किया। जी, जब रिसर्च कंप्लीट हुई, अभी बीच में हम लोग बातचीत के दौरान एक बात सामने आई कि आप बहुत ही कम उम्र में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शॉर्ट लिस्ट में आ चुके थे वीसी के लिए। कब आप पहली बार वाइस चांसलर के लिए चयनित हुए? और मुझे ख्याल नहीं लगता कि एक व्यक्ति 3 या 4 बार से ज़्यादा कोई वाइस चांसलर बना हो। आपको कैसे कैसे अवसर मिलते रहे? देखिए वहाँ पर वाइस चांसलर में नाम चला तो रणवीर शास्त्री जी वाइस चांसलर थे। वो 6 महीने के लिए इमरजेंसी में बने थे, एक्सटेंशन हो गया, बाद में छत्तीसगढ़ बन गया था 2000 में। जी। तो फिर नए गवर्नर आ गए, नए चीफ मिनिस्टर आ गए, फिर हमने सोचा छोड़िए इसको रहने देते हैं, कि और भी बहुत सारे काम थे प्रोफेसरशिप के लिए। फिर मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश की 2001 में, वहाँ पे नहीं हो पाया मेरा, प्रयास करते रहे। फिर 2003 में अंततोगत्वा और अभी APS यूनिवर्सिटी जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, वहाँ के कुलपति होने का सौभाग्य मिला। तब भी 47 साल से कम ही उम्र थी हमारी, बहुत यंग और थे सर, बहुत ही हाँ बिल्कुल ठीक ठाक उम्र थी, और उसमें गए और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। एक कम उम्र और मध्य प्रदेश और की नोटोरियस सबसे डिफ़िकल्ट यूनिवर्सिटी, नोटोरियस विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश की सबसे डिफ़िकल्ट यूनिवर्सिटी थी, जो कि अब तो खैर नहीं कह सकते, नकल कराने के लिए जानी जाती थी। वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, और आप सबकी शुभकामनाओं और भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से हमने पूरे विश्वविद्यालय को नकल मुक्त विश्वविद्यालय घोषित किया। APS से मैं भी हूँ सर। हाँ, तो आपने नाम सुना होगा हमारा। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए बड़े बड़े अनुभव वहाँ के हैं। बहुत सारे महाविद्यालयों को हमने कैंसिल किया, उनके जो एग्ज़ाम सेंटर्स उनको कैंसिल किया। बहुत सारे नवाचार हमने वहाँ पर किए। ट्यूनी वाले क्षेत्र में तो बदनाम जवा जगना जने 3 महाविद्यालय अभी तक मुझे याद है। त्योंतर का महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय था, वहाँ गए तो नकल होते, वो शासकीय महाविद्यालय को भी हमने कैंसिल कर दिया। विभूति का नाम नहीं लूँगा जी, और वो अविस्मरणीय और स्वर्गीय हैं, उनको जाने इसके बाद हिमाचल कैसे पहुँच गए सर? 2007 में पहले चित्रकूट आए कि हिमाचल चले गए? इसकी दुर्घटना ये हुई है कि रीवा वाइस चांसलर बना, तो एक दिन फ़ोन आया गवर्नर हाउस से कि आपको जो है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा कुलपति का। तो मैंने कहा हमारी एक तो उम्र कम है और नया विश्वविद्यालय है और कठिन विश्वविद्यालय है, तो इसमें अभी दिक्कत होगी। उन्हें नहीं, वहाँ के कुलपति जो छुट्टी पे जा रहे हैं, वहाँ कोई ऐसा डिज़र्विंग है नहीं व्यक्ति जिसको चार्ज दिया जा सके, और गवर्नर साहब का आदेश ही आप इसमें जो है वो पालन कीजिए। तो एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में मुझे दिया गया था 2-3 महीने के लिए, और वो चला तो 1 साल 4 महीने तक वहाँ पे मैं अतिरिक्त प्रभार में रहा। वहाँ बहुत बड़े बड़े काम किए, विशेषकर एक काम था, प्रोफेसर के पंचम वेतनमान नहीं लगा था, तो उसमें मुख्यमंत्री थी
और उनके क्या नहीं, मुख्यमंत्री अपनी जो कांग्रेस सरकार के बाद में तुरंत बनी थी, वो अपनी ध्यान से उतर गया, देखिए नाम नहीं हुआ। उमा भारती जी। उमा भारती जी, उमा भारती जी थी, उमा भारती जी थी। उनके पास गया, सहमति दी, वो लागू किया। उसके बाद सारे प्रोफेसर्स बने, बहुत सारे नवाचार चित्रकूट में, साथ साथ में काम करता था। 5 घंटे लगते थे रीवा से चित्रकूट आने में, और तो ना बड़ा खतरनाक। और उसमें ठोकिया का आतंक भी था। हाँ। मुझे ध्यान है एक कब नीरज ठोक दे कब। नीरज बुल चंदानी करके एसपी थे सतना में। मेरी आदत इस समय बचाने के लिए वहाँ काम ख़त्म किया, 5-6 बजे चलो, तो 11 बजे तक रीवा आ जाओ, यहाँ काम करो, या चलना है तो सवेरे 3 बजे उठ कर के 8 बजे चित्रकूट पहुँच जाओ। उनका फ़ोन आया नीरज बुल चंदानी, सर ऐसा कीजिए, अब आप जो है वो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग मत चला कीजिए। तो बोले होगा कुछ नहीं, सोचना है सब रहती है हमारे पास। उनको भी पता रहता है कि वाइस चांसलर गाड़ी है, लेकिन कोई धोखे से ही लाल बत्ती दे कर के गोली चला दी, तब क्या करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। और एक बार ऐसा हुआ भी कि मैं इलाहाबाद से आ रहा था, चित्रकूट पहुंचने से पहले ही देखा कि कुछ लोग जो है वो अपने मिलिट्री की वर्दी में 50-60 लोग जो वो जा रहे हैं, बंदूक उल्टी हो, देखते हुए चला रहे हैं। गाड़ी हमारी रुक गई, चलते आगे गए। फिर आगे जाकर के पुलिस स्टेशन था, पुलिस चौकी थी, उसने गाड़ी रोक ली हमारी। वो थर 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 काँप रहा है, सर आप कैसे, मुझे सूचना आई कि आपकी गाड़ी आ रही, हम लोग जानेंगे क्या था। वो सब यहाँ से तो ठोकिया का वो जा रहा था, दल जा रहा था। अरे वो जो हाँ बच गए। हाँ, आपको वो लगा जो एक मिलिट्री वाले वर्दीधारी है, मिलिट्री है, फिर एकाएक हिमाचल कैसे पहुंच गए सर? दरअसल क्या हुआ, हिमाचल रीवा में मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि लोग मुझसे प्रसन्न नहीं थे हमारी शैली से। हाँ, नकल बंद करवाएंगे तो। नकल बंद कराई, बहुत सारे जो जिन्हें कहना नहीं चाहिए कि दुकानें थी लोगों की, वो हमने बंद करा दी थी, तो मुझे परेशान किया गया। अंततोगत्वा मुझे छोड़ना पड़ा था 4-5 महीने पहले। तो एक अंदर से कौतूहल रहता था कि यार ऐसा सत्य पर आधारित व्यक्ति क्यों हमको छोड़ना पड़ रहा है, असत्य पर आधारित व्यक्ति टॉप बैठे, हम पीछे। तो हमने गवर्नर के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया था। वाह। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मैं छोड़ा हारा। आपने और मुकदमा भी दायर कर दिया? दायर किया, दायर इसलिए किया कि वहाँ कुछ ऐसी बातें चल रही, तो सारे रिकॉर्ड हमारे पास में थे। बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तो नहीं जीता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मैं जीत गया है, लेकिन तब तक वो टर्म हमारा ख़त्म हो चुका था, इसलिए कुछ मिला नहीं। तो उर्मिला सिंह जी जो मध्य प्रदेश की हैं, वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नर थी। मैं हिमाचल प्रदेश गया था एक लेक्चर देने के लिए, वहीं पता चला पोस्ट खाली होने वाली, अक्टूबर में गया था, वहीं पता चला पोस्ट खाली होने वाली है। हमने उनसे डायरेक्ट बातचीत की, और जो हमारे सहयोगी लोग थे, एक घनसौर कॉन्स्टिट्यूंसी है नैनपुर जबलपुर सिवनी के पास में, हाँ, तो वहीं से लड़ती थी। हमारे कुछ रिलेटिव्स उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसमें मीडिएशन किया। उन्हें भी कोई स्ट्रांग आदमी की ज़रूरत थी, नाम हमारा सुन रखा, तो उन्होंने तब से बैकग्राउंड हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी अस्त व्यस्तताएँ चल रही थी, तो बोले वो आउटसाइड हिमाचल का व्यक्ति चाहिए। वहाँ समस्या आई थी कि जो पहाड़ी एरिया है, गैर पहाड़ी पसंद नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं गैर पहाड़ी व्यक्ति को। वहाँ राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बिल्कुल ऐसे जैसे दीवार खड़ी हो, वैसे समझी थी। बीजेपी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नर मैडम थी। तो बातचीत चली, हमने कहा हम इसमें विश्वास नहीं करते। मैं बेसिकली प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसरशिप में विश्वास करता हूँ, मेरिट में विश्वास करता हूँ। तो बातचीत आई, धूमल जी चीफ मिनिस्टर थे, अनुराग ठाकुर के पिताजी, उनसे भी बातचीत हुई। अंततोगत्वा इनिशिएशन मैडम गवर्नर का ही था। मैं वहाँ पहुँच गया। पूरे हिमाचल में केवल एक ही मतलब थी मैडम गवर्नर, वो नहीं, आज भगवान स्वरूप है हमारी, तो वो उनके अलावा कोई परिचय नहीं था। वहाँ जाकर के मैंने काम करना जो शुरू किया अपनी शैली से, तो आज हज़ारों की तादाद में लोग हमारे वहाँ हिमाचल प्रदेश में हैं। मैंने 1.5 साल का टर्म ख़त्म किया बीजेपी गवर्नमेंट में, और 4.5 साल में रहा कांग्रेस गवर्नमेंट में। शिकायत बताइए सर, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? 47 की तो उम्र रही नहीं, 43 की रही नहीं, 50 की रही नहीं, पूरी। मैं ऊर्जा की बात थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ, विश्व में कितने देशों का भ्रमण कर चुके हैं आप?
क्योंकि आपके ज़्यादा academic तो रिकॉर्ड, ज़्यादा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ लंदन कई बार गया। घाना भी गए हैं, केन्या भी गए हैं। लंदन में क्या था कि मैं एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट और ओल्डेस्ट एसोसिएशन यूनिवर्सिटी, उसकी वर्ल्ड काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर था। तो हमारा ऑफिस ही लंदन में था, हर 6-7 महीने जाना पड़ता था। तो लंदन पहुंच गया तो वहीं से ऑक्सफोर्ड, वहीं से कैम्ब्रिज, वहीं से लिवरपूल, मैनचेस्टर इतना जाने की इच्छा थी, लेक्चर देने की इच्छा थी। और उसी के साथ में घाना गया एक बार, ईस्ट अफ्रीका में, जो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ की जो बैठक वहाँ पे की थी। मैं इसमें था जो इप्सा में, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका समिट जो हुई थी वो भी गए हैं। डरबन में। डरबन साउथ में अफ्रीका। डरबन गया तो वहाँ पर वो तो था ही, तो मुझे पता था गांधी जी यहाँ पर डरबन में रहे, तो उनका फिनिक्स आश्रम देखने के लिए गया, गांधी जी ने बनाया था। फिर मुझे पता था गांधी जी जो है शायद 8 जून 1893 को डरबन से जोहान्सबर्ग जाते में रास्ते में ही पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन फेंक दिए गए थे। सेंट पीटर्सबर्ग। मुझे जाना है, मुझे जाना है। कहीं वो स्थिति तो नहीं आएगी? लोग कहें कि आप जो है वो क्यों जाएंगे, सेंट जोहान्सबर्ग चलते सीधे सीधे। हमने पहले वो सेंट पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन देखने जाना है। कई लोगों के साथ ही क्या है देखने के लिए, क्या है, हाँ मुझे देखना है। मैं वहाँ पे गया, देखा गांधी जी बस्ट प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर मैं उसके बाद फिलॉसफिकली एक, जैसे कहते हैं कल्पना में एक चित्र बिंब, कल्पना बिंब जिसे कहते हैं, वो बना। ऐसे स्टेशन बैठे होंगे, यहाँ पे गाड़ी को यहाँ से फेंक दिए गए होंगे, फेंके गए तो कहाँ रात भर काटी हुई। तो सामने जो उनका वो बना हुआ था, शेड बना हुआ था, एक कोई मुस्लिम कंपनी थी, उसके मुकदमा के लिए अब्दुल्ला कंपनी के जाने वाले थे। तो वहाँ के जो है जब रात भर ठिठुरते रहे गांधी जी, हाँ, एक मजदूर ने अपना कंबल डाल दिया था। सवेरे उनको जब पता था लोगों, तो वो आए लेकर के गए। कुछ सपने लेके आए होंगे सर कि जब आप यहाँ ज्वाइन किए होंगे तो विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ये कहने में मुझे गुरेज भी नहीं है। क्या विज़न लेकर आए और कितना आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं? विज़न हमारा मल्टी डायमेंशनल यहाँ पे रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ हमको फैसिलिटीज़ चाहिए थी, तो 12B का स्टेटस नहीं था हमारे पास में। ये सब जानता हूँ सर, यूनिवर्सिटी की स्थिति ठीक नहीं थी। खैर वो जो व्यक्ति थे उसने अपने ढंग से काम किया, हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन उस समय क्या था, आप कल्पना कीजिए कि GGU से हट कर के कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, न उसके पास ज़मीन है, न उसके पास बिल्डिंग, न उसके पास आदमी है, सरकार से किसी सहयोग मिल पा रहा है। संघर्ष करते हुए उन्होंने एक मुकाम पे पहुंचाया यूनिवर्सिटी को। हर एक व्यक्ति इसी प्रकार से काम करता ही है। संजय अलंग जी के 5 छात्र, इन्होंने भी अच्छा काम किया। जो ज़मीन के हमारे कुछ विवाद थे, संजय अलंग जी नहीं होते कमिश्नर तो शायद बहुत मुश्किल पड़ता। 12 एकड़ ज़मीन का जो टुकड़ा मिला है विश्वविद्यालय को, वो इनके ही हस्तक्षेप से मिला है। ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं और तो अच्छे कवि हैं, हमारी अच्छी मित्रता है इनके साथ में। तो हमारा विज़न ये था कि अपने जो विश्वविद्यालय का नाम जिनके नाम पर है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम के स्तर का हम विश्वविद्यालय बना दें, एक कल्पना लेकर के मैं आया था। मुझे पता था कि मतलब संख्या यहाँ पर कम है, चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। चुनौतियाँ कुछ खास ज़्यादा इसलिए नहीं, बिलासपुर तो हमार शहर है, मुझे चुनौती कुछ लगी नहीं। आपका शहर है, लेकिन एक कुलपति के लिए मुझे कोई ज़रा सी चीज़ बताऊँ आपको भास्कर जी, सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे कोई ज़रा सी भी कोई भी चुनौती कभी भी लगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए होम कमिंग, मैं अपने घर में बैठा हूँ, यहाँ जब आवाज़ लगाता हूँ तो 50 लोग वैसे ही हमारे पास चलते चले आते हैं बात करने के लिए। तो जो विज़न की बात है, हमने विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया अपना जी। विज़न डॉक्यूमेंट में पहला विज़न हमारा था, जो क्षेत्रफल हमारा जो 80 एकड़ का है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएँ। पहला विषय विज़न तो ये था। दूसरे डिपार्टमेंट हमारे 5 ही हैं, तो हम बॉडी इंस्टीट्यूशंस हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट हमारी जो लीगल स्टडीज़ की, मीडिया स्टडीज़ की, एजुकेशन की स्टडीज़ की, योग के बारे में करने के लिए, इसी प्रकार की इंस्टीट्यूशंस हमने बनाई, मतलब उसमें बना दिए, विज़न बना दिए जी। तीसरा क्या था, हमने कहा हम नए कोर्सेस लॉन्च करेंगे। तो 5 डिपार्टमेंट से, छठा हमारा योग डिपार्टमेंट है, सातवां हमारा जो है फिज़िकल हेल्थ का है। हमने 37 से नए कोर्सेज लॉन्च किए, जिसमें नेचुरोपैथी वाला कोर्स जो है
बहुत ही अच्छा हमारा चल पड़ा है। साइबर क्राइम का हमारा जो कोर्स अच्छा चल रहा है, और भी कोर्सेज हमारे धीरे धीरे हम लॉन्च करते हैं। सर हम आगे बढ़ें। एक मिनट और जी। बता दें, हमारा उद्देश्य था हम शोध पीठों की स्थापना करें। जी। शोध पीठों की स्थापना हमने नंद कुमार पटेल जी के नाम पर शोध बनाई, जी। अटल जी के नाम पर शोध बनाई, BR अम्बेडकर के नाम शोध बनाई, हम फूल सिंह बघेल के नाम पर हमने शोध पीठ बना रहे हैं। ऐसे में शोध पीठें बनाई। हमने अपनी यूनिवर्सिटी केंद्र रखते हुए 37 MOU साइन हमने किए हैं, 37, जी। और सब इफ़ेक्टिव हैं। लोग कुछ जा लाभ रहे मिल हैं, रहा है लोग उससे? जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर भी आते हैं। MOU के तहत ही हमारा जो नेचुरोपैथी वाला कोर्स है MOU के तहत चालू हुआ है। अब हम फ़िजी जा रहे हैं, तो फ़िजी में भी वहाँ के हम जो हाई कमिश्नर यहाँ पे आए थे, उनके माध्यम से वहाँ बात करेंगे। तो हम चाहेंगे एक्सचेंज प्रोग्राम में एक बड़ा प्रोग्राम बने। तो एक शोमेकर ने किताब लिखी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो छोटे में ही हम कितने बड़े भाव भरते हैं, उससे कितना उपयोग करते हैं, क्योंकि वो सतसैया उपयोग लिखे हैं लेकर सर, के। तो आपसे बेहतर इस मामले में कौन बता सकता है। जी, सतसई के दोहे और जो नाविक के सतसैया तो तीर दोहरा जो नाविक के देखन तीर। में छोटे लगे खाओ करे जी। गंभीर। जी। सर अपने विश्वविद्यालय की, चूँकि मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, छोटी छोटी बड़ी समस्याएं हैं। हम पीजी को सेमेस्टर में ला लिए, यूजी को एनुअल कर लिए। तो जब सेमेस्टर चलता है, परीक्षाएं चलती हैं, तो यूजी वालों की समस्या बढ़ जाती है। एक लंबा एक सेक्शन हो जाता है, एकेडमिक सेक्शन। या तो सर यूजी को पीजी की तरह बना दीजिए एग्ज़ाम, या पीजी को यूजी की तरह बना दीजिए। गर्मी के दिनों में छात्र बहुत गरीब हैं सर, बाहर से जब आते हैं। इस पर कभी आपने सोचा, या मैं गलत हो सकता हूँ? नहीं, देखिए, हमारे 2 सिस्टम्स के 2 मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं। यूजी का सेंट्रलाइज अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है, वहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है। वहाँ से जो निर्देश हमको प्राप्त होते हैं उनका हम पालन करते हैं, उसमें हमारा हस्तक्षेप न्यूनतम है। अच्छा। यूजी सारा का सारा वही मॉनिटर होता है, वही लोग डिसाइड करते हैं चीज़ों को। यूजी में करना है, सेमेस्टर करना है, क्या एनुअल करना है, क्या कोर्स करना है, क्या नहीं करना है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, लेकिन अधिकांशतः मतलब 99% जो पूरा सिस्टम है, कब क्लासेस शुरू होंगी, कब एग्जामिनेशंस होंगे, सारा कैलेंडर वहीं से बन करके हमारे पास हम इनपुट से फाइन होता है। पीजी में हमारे पास सुविधा ज़रूर होती है, पीजी की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाना। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें सेमेस्टर में हम परीक्षाएं कराएं, क्योंकि सेमेस्टर से क्या हमारी एक नेशनल हार्मनी बनेगी, नेशनल कंपेटिबिलिटी जो हमारी है। इस पर नहीं सोचा मैंने, ये नई बात। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं प्रेस को पता नहीं रहती हैं, और हमारे पास जब नहीं, आती हैं तो स्वीकार कौन करने में कोई गुरेज भी नहीं है कौन सर। कौन समझिए कि एक्सप्लेन कौन करे, टाइम भी नहीं रहता है। सेक्शन 28 में लोग अपॉइंट होते हैं, उन्हीं के नाम आ पाएंगे हमारे पास में, और उसके आधार पर ही एक लिखा है यूजीसी का 1973। यूजीसी का 1973 कुछ है नहीं, विश्वविद्यालय का अधिनियम 1973 का है, और उसके अंदर जो कॉलेज को 28 है, उनसे नियुक्तियाँ होंगी। अब जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को हमको अपॉइंट करना है, प्रोफेसर नहीं रख सकते। जहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट रखेंगे, जहाँ प्रोफेसर प्रोफेसर रखना है। सबकी कैटेगरीज बनी है, जिसको एक बार रख चो दोबारा नहीं रख सकते। अब ये चीज़ कोई मिल के पूछे हमसे तो हम बताएं भी, अब कोई पूछते हैं नहीं, अखबार में छाप देते हैं। सर अब चूंकि ये बात निकल गई है, तो इसी पर एक क्लियरिफिकेशन हम हाँ, लोगों को नहीं, जानकारी नहीं, मिल जाए कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो बने हैं, जो इनपुट हमें मिले हैं, और बड़ा पुख्ता इनपुट है, शायद आप तक वो बीच के यहाँ तक न पहुँच पाए। कोई सीनियर है तो 10 साल तक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में है, कोई जूनियर है तो अपने वेट का वेटिंग में है। एडहाक वाले भी अंदर है सर, और मैं नहीं जानता कि वो नियम क्या है कि यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग भी हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में, रिटायर्ड लोग भी हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में। इसको एक बार रिवाइव नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, हम देखिए हमारे पास में जो सूचनाएं आ रही हैं, जैसे आप जैसे प्रेस वाले या प्रेस छप रहे हैं, उनकी सूचनाएं आ रही हैं। लिखित में किसी प्रोफेसर ने कहा होता हमारा नहीं हो पाया, हम इस नियम में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, हमारा आपने क्यों नहीं किया? लिखित में तो नहीं है अभी तक। आज जैसे मान लिया हमारा कहीं पर चयन होना है, हमारा नहीं होगा, सबसे पहले काम हमारा बंदा हम कंप्लेंट करें। हमारा जो वाइस जो ओपन बैठा हुआ है सबके लिए बात करने के लिए, आपके पास में गए उनसे, भैया तुम VC साहब मिले जा करके क्या पूछो, तो उनसे कहाँ पर बनाना होता है। हुई है तो दो तीन लेटर दिखाए कि हमने भेजा है। कब दिखाए, किसने दिखाया? देखिए,
हमारे कैटेगरी जैसे कि चेयरमैन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, पहली चॉइस यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर एचएस होता है तो ज़िंदगी भर एचएस होता ही चेयरमैन रहेंगे, दूसरा चेयरमैन नहीं बन सकता जी। एक्ट के प्रावधान। अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं है तो रीडर बनेगा, एसोसिएट प्रोफेसर होता है वो बनेगा। अगर वो नहीं है तो कॉलेज में समझ सेकेंड जो सीनियर प्रोफेसर होगा वो बनेगा। अब उसमें रोटेशन लग सकता है, कॉलेज भी जो बात आती है 4 प्रोफेसर तो रोटेशन में जाएगा समझिए। फिर आती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट में कौन आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट में यूटीडी के और कॉलेज में उसमें चॉइस दी गई वाइस चांसलर। तो हम देखते रहते हैं कौन यूज़फुल है कौन नहीं यूज़फुल है। कोई एडहॉक का नहीं आ सकता है, कोई कॉलेज को 28 से बाहर नहीं जा सकता है। ये चीज़ बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स बाहर के आएंगे, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के लोग ही कोऑप्ट करते हैं। पहली मीटिंग में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के लोग ही कोऑप्ट करेंगे। हम सजेस्ट करते हैं ना, वो उसमें कुछ टिक लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको ठीक नहीं इसको चेंज कर दें। अगर ये बात सारी ऐसे चीज़ उठ रही है तो क्या वाइस चांसलर, एक बहुत जागरूक वाइस चांसलर, हमारे देश दुनिया के विख्यात वाइस चांसलर, क्या इस पर कभी ध्यान देंगे? जैसे ये बात उठ रही है, कहीं तो आग लगी है तो धुआं उठ रहा है। देखिए, हम धुआं को भी जानते हैं, आग को जानते हैं। हमारी इच्छा ये है कि सब लोग संतुष्ट रहें, लेकिन जब तक कोई विवेकपूर्ण तर्क लेके हमारे पास में नहीं आएगा और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी 25 तारीख को हमने जो है ऑनलाइन बैठक बुलाई थी, किसकी 25 नहीं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ऑनलाइन बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठक हमने बुलाई थी। 85 में से 76 लोग, 85 में 76 लोग उपस्थित जो नहीं आ पाए, उन सब इस कारण से नहीं आ पाए। और एक ने भी नहीं कहा समझिए कि हमारा अपॉइंटमेंट गलत हुआ, उसका नहीं हो पाया। जो इसकी लिस्ट हम पूरी बता दें, आपको दे देंगे। अब इसको हम देखें, डेटा देखें जो हमारे सामने है कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि उनकी हम बात माने, और जो लोग हैं वो हमारे पास में आए, हम उनको संतुष्ट करेंगे, वो देख के बताएं हमारा, उनको आना चाहिए। और हमें संशोधन करने में भी आपत्ति नहीं है, बता दें। यदि मान लीजिए कोई त्रुटि होती, मानव त्रुटि करता ही है, कोई सीनियरिटी किसी की यदि नहीं समझी कि उसका उल्लंघन हुआ है, हम शुद्ध भी कर दें, ठीक भी कर दें, क्या सर, दिक्कत। विश्वविद्यालय संबंधी चूँकि छोटे छोटे कॉलेज भी हैं अपने यहाँ, कुछ बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, हमने अपने आँखों से देखा है, हमने देखा है कि तमाम लोग नाम्स का गलत उपयोग करते हुए छोटे छोटे जगह पैचिंग में कॉलेज बना लिए हैं। प्रोफेसर नहीं है, लैब नहीं है, फैकल्टियाँ बढ़ती जा रही हैं, प्रॉपर फीस लिए जा रहे हैं, कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, पत्रिकाएँ नहीं हैं। जबकि आपने इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम भी बनाया है, सेक्शन 28 ऐसा कुछ टीम है। कॉलेज ये को क्या कर 28 रहे हैं सर ये लोग? कॉलेज को देखिए, इसके 2 स्तर पर जांच परख होती है। पहले स्तर पर जो कॉलेज खोलने के लिए शासन से उनको अनुमति चाहिए होती। शासन जो अपने आप एक टीम भेज करके उनके पास में सारी सुविधाएं जो होती हैं उनकी जांच के हमारे पर रिपोर्ट आती है। जब शासन से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तभी हम अपनी समिति भेजते हैं। हमारी समिति भी जा कर के देखती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ देखता बताते हैं। केवल एक जगह हम थोड़ी सी छूट देते हैं, जब फैकल्टी के अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि अभी कॉलेज खुला नहीं, फैकल्टी के अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे बेचारे कॉलेज वाले, तो उसमें हम कहते हैं सशर्त जो है वो कर दिया करते ये हैं, इसमें है इनके 6 समस्या। महीने पालन हो पाता है। तो जहाँ तक हमारे पास सूचनाएं हैं, हमारे पास सूचना ये है कि भाई अधिकांशतः कॉलेज ठीक ढंग सारी शर्तों का पालन कर लेते हैं। फिर भी जैसे आपने कहा है और भी कंप्लेंट्स कुछ हमारे उदाहरण है पास सर, में, जैसे फास्टरपुर में प्रोफेसर नहीं है, मुंगेली में भी है, रतनपुर में भी है, अलका वेन्यू एक कॉलोनी है सर, वहाँ भी कॉलेज है, कोटा में कॉलेज है। तो ये जो 5 सदस्यीय टीम है, रोटेशन में चलती होगी, कुछ नाम्स होंगे, ये कर क्या रहे हैं? ये जो रिपोर्ट है लोरमी में भी स्थिति बता दे रहा हूँ सर, ये लगता है कि ये पुराने कॉलेज हो चुके हैं, फिर भी वहाँ फर्नीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। इसकी हम फिर से एक बार जांच करवा लेंगे, दिखवा लेते हैं क्या स्थिति है। अंतिम में आ गया हूँ, बहुत छोटा सवाल है सर, और एक वीसी के स्तर का भी सवाल नहीं है, लेकिन पत्रकार के स्तर का लगता है। सवाल बड़ा सीधा साधा है सर, कि उत्तर पुस्तिका जमा करने का कोई केंद्र होता है आपके यहाँ, किसी प्रोफेसर का ही ये सवाल हो सकता है। उत्तर पुस्तिका जमा करने का
केंद्र हो सकता है, गर्ल्स कॉलेज भी है, हम्म। साइंस कॉलेज भी है और जेपी वर्मा भी कॉलेज है। एसबीआई के रूल्स के अनुसार 5,000 रुपये नगद दिया जा सकता है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है सर, 10,000 भी दिया गया है, 20,000 भी दिया गया है, 30,000 भी दिया गया है। इस पर थोड़ा क्या आप नहीं, दरअसल क्या है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का पूरा काम जो हमारे परीक्षा नियंत्रक पांडे जी करते रहे हैं जी और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय जो है दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करना, और दूसरा क्या है कि एनएसएस के लिए। इसी प्रशंसा जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई बार आगे है सर, इसमें कोई शक नहीं कई उन्होंने किया। तो हम लोग क्या है कि एडवांस के रूप में पैसे देते हैं। एडवांस तो किसी के हाथ में तो जाएगा नहीं, और चेक से ही जाएगा पैसा। भाई एंड 5,000 10,000 की बात नहीं, हम तो लाखों रुपए में एडवांस देते हैं। लाखों रुपए में एडवांस हम देते हैं परीक्षा कराने के लिए भी और कापियाँ जचवाने के लिए भी। दोनों ही काम के लिए हम जो है वो और कापी जो जचवाने में जो उनके जो वीआरटीआर खर्चे होते हैं वो तो देंगे, बाकी जो टीचर्स का जो इवैल्यूएशन चार्जेस होते हैं वो हम डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट करते हैं। जी उसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो 5,000 रुपये की आप बात करें, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में दिए गए पैसे, ये हमारे पास सूचना नहीं है। और ऐसा जो है संभव मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास जितने एडवांसेज जो हैं वो बाई चेक जाते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं, उनका एडजस्टमेंट हमारे पास होता रहता सवाल है। अंतिम है सर, विधानसभा सत्र में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर नहीं है, शायद मैं करेक्ट हूँ या नहीं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते सुना। एक तरफ आपका कहना है कि मेरे पास प्रोफेसर है, तीसरी तरफ हाई कोर्ट ने ऐसे प्रोफेसरों को ट्रायल में ले लिया है, रोक लगा दिया है, एसोसिएट प्रोफेसर है। तो इस कमी को दूर कब किया जाएगा? एसोसिएट प्रोफेसर कब तक मुगालते में रहेंगे कि मैं प्रोफेसर हूँ, क्योंकि न उनको वेतन उसका मिलना है, न और भी खर्चे मिल रहे हैं। देखिए, 2 तरह की हमारे स्कीम्स चल रही हैं बल्कि 3 तरह की स्कीम्स कहना चाहिए। एक हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम है जो ऑटोनोमस बॉडी है हमारी, और एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक प्राइवेट कॉलेज का सिस्टम है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में वास्तव में प्रोफेसर्स जो है वो नहीं है, एक आध मतलब कुछ हैं संख्या में। जैसे अभी हमारे पीके पांडे जी हैं, प्रोफेसर हैं, पहले बन गए थे, अभी पिछले 10-15 साल से प्रमोशंस नहीं हो पाया। सर वहाँ एक ही प्रोफेसर है, बहुत मुश्किल। नहीं, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कोई कहीं तो चार्ज भी दे रखा, प्रिंसिपल का भी चार्ज दे रखा है। तो गवर्नमेंट तो अपनी स्कीम्स के अंदर चलती है, हिसाब किताब से उसकी हम टिप्पणी नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में जहाँ तक इसमें 2 प्रकार से प्रोफेसर बनते हैं, एक तो लेक्चरर है और कैरियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत जो प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट बनते हैं। हम यहाँ पे हमारे 2 लोग एलिजिबल थे प्रोफेसरशिप के लिए, प्रोफेसर एच.एस. होता और कलाधर जी, ये बजाय 3-4 साल से ड्यू थे। पहला काम हमने किया है, इनको प्रोफेसर बनाया है कैश में, जो हमारे पास में पावर थी जी। ऐसे ही यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो प्रोफेसर्स हैं। रविशंकर यूनिवर्सिटी का मुझे पता है, वहाँ पे कुछ सब में प्रोफेसर्स हैं, लेकिन अभी क्या है, जो नई पोस्ट सैंक्शन हुई हम लोगों को, उसमें रिजर्वेशन के लेके दिक्कत हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 58% में रिजर्वेशन तैयार कर रहे हैं। इसमें जो भी प्रोफेसर बन सके उनको मैं नियुक्त करेंगे, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट जो भी होंगे उनकी नियुक्तियाँ करेंगे। जिज्ञासाएं बहुत हैं और एडीएन वाजपेयी को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में समेटना कम से कम मेरे लिए ही नहीं, कई पत्रकारों के लिए मुश्किल है। फिलहाल आज इतना ही, आज्ञा दीजिए। मनीष जायसवाल के साथ भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।